पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अगर x का मान -1 से 1 क्लोज इंटरवल के बीच हो तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान क्या होता है। ये सीधा सीधा एक सूत्र है, इसका मान क्या होता है भाई, π/2 होता है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर पहला वाला और सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा, सीधा सीधा। अब आते हैं दूसरे वाले प्रश्न में। कह रहे हैं अगर ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर हो तो ये जो x है ये क्या होगा। देखो मैट्रिक्स अगर बराबर होते हैं तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो 2x किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। तो 2 1 कम 2, तो x का मान क्या हो जाएगा, 1। ठीक है। अगले वाले प्रश्न में आ जाओ, बहुत ही आसान सा प्रश्न है क्योंकि एमसीक्यू है, स्टार्टिंग में आसानी होता है। कह रहे हैं एक उत्पाद x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त रुपयों में Rx हमें दे रखा है। तो जब x बराबर 15 हो तो सीमांत आय क्या होगी। सीमांत आय क्या करते हैं, जो भी आपको दे रखा है उसका एक बार अपकलज करो। ठीक है, 3 दूनी 6x और 10x का अपकलज 1 होता है। अब आपको क्या करना है, x की जगह पर 15 रख देना है जहाँ है। तो 6 गुणा 15 प्लस 10, तो 15 छक्का 90 प्लस 10 यानी कि ये हो जाएगा 100। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं e की पावर x क्यूब का अवकलज क्या होगा। देखो e की पावर x क्यूब का अवकलज e की पावर x क्यूब, और जब घात में होती है उसका अवकलज दोबारा हो जाता है। ठीक, तो e की पावर x क्यूब और यहाँ से 3 x की पावर n वाला सूत्र लग जाएगा, 3 सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी। तो 3x² e की पावर x क्यूब, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आओ अगले प्रश्न में। करें 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो जितने कोटि होते हैं ना उतने ही स्वेच्छ अचर होते हैं। तो ऑप्शन आपका चौथा वाला सही हो जाएगा, 4 होगी। कह रहे हैं यदि 2 समतल है, एक समतल ये है दूसरा समतल ये है, परस्पर लंब है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। लंब होने की जो कंडीशन होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान 0 होता है। 10वें चैप्टर का प्रश्न है। ठीक है, और अगर समांतर बोलता तो ये वाली जो कंडीशन है ये किसकी है, समानांतर की। ठीक है, तो पहला वाला ये जो कुछ एमसीक्यू है वो हमने आराम से सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं अगले प्रश्न में। हमसे क्या बोला है, जो फलन है वो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहे हैं और fx हमारे पास 2x प्लस 1 है, x हमारा r से आ रहा है। तो f इनवर्स 1 का मान आपको बताना है। ठीक है, क्या करना है, f इनवर्स 1 का मान निकालना है। तो देखिए कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि ये क्या आपके हल करने वाले प्रश्न है। तो कैसे किया जाएगा, यहाँ से देखो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जैसे एग्जाम में लिखना ना बिल्कुल वैसे लिखवा रहा हूँ। दिया है जो फलन है वो r से r में जा रहे हैं और हमें fx क्या दे रखा है, 2x प्लस 1, और हर एक x कहाँ से आ रहा है, r से आ रहा है। हमें क्या ज्ञात करना है, f इनवर्स 1 ज्ञात करना है। ठीक है, अब आप देखिए चूंकि f इनवर्स के लिए ना व्युत्क्रमणी फलन निकालना है पहले, तो हमें क्या करना होता है, माना fx को हमें क्या मानना होता है, y। तो देखो इसके जगह पे y मानेंगे। अब आपको यहाँ से ना x का मान निकालना है y के पदों में, प्लस का इधर के माइनस का हो गया। ठीक है, और ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में हो गया। ठीक है, तो ये x का मान जो आया है एक्चुअली यही आपका होता है। ये हमें मिला है f इनवर्स y मिला है, y माइनस 1/2, और y की जगह x लिख दो। f इनवर्स x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1/2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, f इनवर्स 1, यानी x की जगह 1 रख दो। तो 0 के बट्टे में तो क्या हो जाएगा, 0। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। 1 नंबर का प्रश्न था, आराम से हो गया। थर्ड वाले में क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है e की पावर। जब भी इंटीग्रेशन हो i मान लेते हैं। इंटीग्रेशन है 0 से 1 e की पावर x dx।
सो आप जानते हैं e की पावर x का अवकलज में e की पावर x होता है, समाकलन में e की पावर x ही होता है। ठीक है, तो इसका e की पावर x ही होगा और लिमिट है 0 से 1। क्या होगी, x की जगह पे 1 अपर लिमिट माइनस x की जगह पर 0 लोअर लिमिट। e की पावर 1 e होता है और e की पावर 0 का मान, किसी की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। फिर ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो हमें a डॉट b का मान निकालना है। ठीक है, a डॉट b का मान। तो चौथे प्रश्न में आ जाओ, हमें a डॉट b निकालना है, डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है 2i माइनस का 3j प्लस का k डॉट, यहाँ पर b हमारे पास है 3i प्लस का j प्लस का 3k। ठीक है, ये चीज़ है। अब डॉट में क्या होता है, i वाला का i के साथ 3 दूनी 6। ठीक है, प्लस माइनस माइनस j का j के साथ 3, इसका गुणज कुछ नहीं तो 1, 3 एकम 3, k वाले का k के साथ 3 एकम 3, तो प्लस माइनस कटा, आंसर आ गया 6। ठीक हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, z अक्ष की दिक् कोसाई आपको निकालनी है। ठीक है, किसकी निकालनी है, z अक्ष की दिक् कोसाई। सो देखिए क्या होगा, यहाँ लिख देंगे z अक्ष की दिक् कोसाई। सॉल्व करके दिखाना है, डायरेक्ट नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है। अब आप देखो, आप जानते हैं दिक् कोसाई मतलब एल एम एन। एल क्या होता है, कॉस अल्फा, एम क्या होता है, कॉस बीटा, और एन क्या होता है, कॉस गामा। चैप्टर नंबर 11 का प्रश्न है। ठीक है, सो देखो जेड एक्स के लिए क्या होता है, जेड एक्स के लिए अल्फा बीटा। ठीक है, आंसर तो वैसे क्या आएगा, 0 0 1 आएगा जेड एक्स के लिए, एक्स और वाई 0 हो जाते हैं। और इस स्थिति में अल्फा हमारा 90 होता है, बीटा भी हमारा 90 होता है, और गामा हमारा 0 होता है। जिस अक्ष के लिए पूछेगा वो 0 हो जाएगा। ये होता है 0, ये 0, ये 1, आंसर। ठीक है, अगले वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए कि a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और आप चाहते, देखो मैंने सब कुछ पढ़ा रखा, पुराने वीडियोस तो यही है, नए एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर भी सारा कुछ पढ़ा रखा है। और अगर आप चाहते हैं इस टाइप के मॉडल पेपर मैं आपको सॉल्व करवा दे रहा हूँ, जिससे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रिपरेशन शुरू से होती रहे, तो प्लीज़ वीडियो को हर जगह शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। जितना लाइक करोगे उतना मोटिवेशन मिलेगा अच्छे वीडियो, अच्छे कंटेंट डेली बनाने के। देखिए दिया हमें क्या है, ए दिया हुआ, मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 1 5 6 7। अब हमें क्या बोला है, ए प्लस ए डैश, ये ए है 1 5 6 7, और डैश मतलब इसका परिवर्ताव्य, जो रो है वो कॉलम हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। अब जुड़ जाएगा 1 और 1 2। ठीक है, सही कर रहे हैं ना हम, 1 5 6 7 यही तो दे रखा हमें। ठीक है, अब 5 और 6 11, 6 और 5 11, 7 और 7 14। ठीक है, इसको हमें क्या बताना है कि सममित आव्यूह है। इसका नाम मैंने दे दिया सी, माना ये क्या है सी। अब सममित आव्यूह दिखाना है तो इसका डैश निकालना है। अब प्रश्नानुसार डैश निकालेंगे तो जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब आप देखेंगे इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये सी डैश सी के बराबर ही आ रहा है, जो सी डैश है सी के बराबर आ रहा है, अतः यह सममित आव्यूह है। यही तो दिखाना था। कोई डाउट बताइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ।
या तो ये वाला करना है, अथवा ये ए है ये बी है, ए बी निकालना है हमें, ए और बी की गुणा करनी है। ठीक है, देखिए ए हमें दे रखा है, ए बी निकालना डायरेक्ट कर देता हूँ। ए हमें दे रखा है 0 -1 और 0 2, और फिर दे रखा है 3 5 0 0। अब आपको एक टिप्स बताता हूँ, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन में अथवा दे रखा हो और आपके पास चॉइस हो दो में से एक करने की, तो आप क्या करना है, आपको दोनों ही आते हैं, लेकिन वो वाला क्वेश्चन पिक करो जिसमें समय कम लग रहा हो। ठीक है, तो इस वजह समय कम लगेगा अगर आपको फट से आता है। यहाँ से ये लेते हैं और यहाँ से ये बताइए, 0 की गुणा 3 से करेंगे 0, -1 की गुणा 0 से करेंगे 0, फिर 0 के गुणा 5 से करेंगे 0, -1 के गुणा 0 से करेंगे 0। ये वाला हो गया। दूसरे पे आ जाओ, 0 के गुणा 3 से 0, 2 के गुणा 0 के साथ 0, 0 के गुणा 5 से 0, 2 के गुणा 0 से 0, तो आंसर आ जाएगा 0 0 0 0। तो देखो दूसरा वाला ज़्यादा आसान था, फट से इतने जगह पे ही हो गया। तो हमेशा वो क्वेश्चन पिक करना है जिसमें आपका समय कम लगे। अगला वाला प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न हर साल आते हैं, और ये ऑफिशियल बोर्ड्स के क्वेश्चन है। यदि ए आपके पास इतना हो तो आपको ये चीज़ ज्ञात करनी है, सॉरी वाई आपके पास इतना हो तो वो ज्ञात करना है। 7वां प्रश्न, ठीक है। तो हमारे पास क्या है दिया है, वाई हमें दे रखा है प्रश्न में, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और हमें निकालना है d2y/dx² प्लस वाई, इसको 0 ला के दिखाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 बार अवकलज करना है, यहाँ से पता लग रहा है, तो पहले एक बार अवकलज करूँ dy/dx। अवकलज आता होगा चैप्टर नंबर 5-6 में आपने सीखा है, कक्षा 11 में भी आपने सीखा है। ए साइन एक्स का प्लस क्या हो जाएगा कॉस एक्स। जब फंक्शन और कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट बाहर आता है, फंक्शन का प्लस होता है। ठीक है, बी कॉस एक्स का प्लस क्या होता है माइनस के साइन एक्स। इसको ढंग से लिखो, ए कॉस एक्स माइनस के बी साइन एक्स। ठीक है, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2, अब दोबारा आप प्लस करेंगे इसी चीज का, ए कॉस एक्स का प्लस क्या होता है माइनस के साइन एक्स, बी साइन एक्स का प्लस क्या होता है कॉस एक्स। ठीक है जी, अब प्रश्नानुसार क्या होगा, मान रखना है d2y/dx² प्लस वाई। तो ये 2 बार अवकलज किया था, ये मान रखो यहाँ पर ए साइन एक्स, सॉरी माइनस का है, ये माइनस का है। ठीक है, माइनस के बी कॉस एक्स, और वाई का मान क्या है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। प्लस माइनस कट के क्या आ गया 0, लेफ्ट वाला लेके चले थे, क्या मिल गया राइट वाला मिल गया, हैंस प्रूव्ड। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, एक बार वीडियो दोबारा देखें। अगले वाले पार्ट पे आ जाओ, 8वां। कह रहे हैं एक्स के सापेक्ष साइन एक्स की पावर एक्स का अवकलज करना है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ इसको वाई मान लेता हूँ। ठीक है, देखो पावर के ऊपर पावर है, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, तो क्या लेना पड़ता है लॉग लेने पर। जैसे ही हम लॉग लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा लॉग वाई, और यहाँ हो जाएगा लॉग साइन एक्स की पावर एक्स। और हम जानते हैं लॉग एम की पावर एन क्या होता है, एन लॉग एम। पावर वाला सामने आ जाता है, तो यहाँ से ये जो पावर है वो सामने आ जाएगी। ठीक है, ये तो अभी तक हमने सरल किया। अब हमें क्या करना है अवकलज, तो यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष
अवकलज करने पर, ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये वाला, इसको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो, दोनों तरफ अवकलज करना है log y, तो log y का अवकलज क्या हो गया, 1 बट्टे y, और y का अवकलज करेंगे तो dy बट्टे dx, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं। और यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड वाला नियम लगेगा, पहला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का अवकलज, सूत्र में पहले रख रहे हैं, प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज। ठीक है, यहाँ से देखिए x log का अवकलज क्या होता है, 1 बट्टे x, x की जगह पे साइन x है, और log का हो गया साइन का अवकलज क्या हो जाएगा, cos x, प्लस log साइन x, और x का अवकलज क्या होता है 1, तो यहाँ से ये बट्टे का y इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में cos बट्टा साइन क्या होता है, cot x, और गुणे में यहाँ पर x, और ये है log साइन x। ठीक है, इधर क्या है, dy बट्टा dx, यहाँ y का मान रखना है, y का मान क्या है, साइन x की पावर x, y जो भी हम मानते हो वो कभी छोड़ना नहीं होता, उसका मान रखना होता है, तो यह आ गया साइन x की पावर में x। देखो अगर सब कुछ ढंग से पढ़ोगे ना तो आपका एक भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं, और बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी ढंग से पढ़ के गए हो ना तो आपको 100 में से 100 या फिर 100 में से 95 नंबर तो आ ही जाएंगे आराम से, और थोड़ा सा अगर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है, 100 में से 100 हमेशा किसी भी तरीके से लाएं तो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र सैम पेपर मॉडल पेपर करो आ जाएंगे। ये वाला प्रश्न हर साल आता है, कह रहे अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें ये जो फलन है निरंतर वर्धमान फलन हो, निरंतर वर्धमान। ठीक है जी, करते हैं। कौन क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, छठे चैप्टर का प्रश्न है। तो देखो दिया है 2 नंबर का नहीं, इससे थोड़ा बड़ा नंबर में आना चाहिए था इसको। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, फलन जो हमें दे रखा है fx, ये हमें दे रखा है 4x3, हाँ फिर क्या है, माइनस के 6x² माइनस के 72x प्लस के 14। तो आपको पता ही होगा क्या करते हैं, एक बार अवकलज करते हैं पहली बार में, तो 4 × 12 एक घात कम, 6 दूनी 12 एक घात कम, और यहाँ से आ जाएगा 72। x का अवकलज 1 होता है और कांस्टेंट का अवकलज 0। ठीक है, अगर आप ध्यानपूर्वक देखें यहाँ से 12 उभयनिष्ठ है, 12 × 72, ये इसको समीकरण 1 मानना। इसका गुणनखंड भी कर सकते हो, गुणा करने पे 6 और घटाने पे 1 3। ठीक है, गुणनखंड भी कर सकते हैं। तो जब इसका गुणनखंड करोगे ना तो आ जाएगा x - 3 x + 2। गुणनखंड करना आता है ना, इसको समीकरण 1 मानना। अब क्या होता है, अब लिखते हैं बिंदु के लिए, इंटरवल निकालना अंतराल के लिए, बिंदु के लिए क्या होता है, एक f' को 0 रखते हैं, 0 रखो, इसको 0 रखोगे तो ठीक है, इसको 0 मानोगे x का मान आपको 3 मिलेगा, इसको 0 मानोगे x का मान आपको 2 मिलेगा, माइनस का 2। ठीक है, अब नंबर लाइन खींचेंगे तो नंबर लाइन देखो, x का मान यहाँ माइनस का 2 होता है, इधर 3, इधर प्लस के इन्फिनिटी, इधर माइनस के इन्फिनिटी। तो आपको अंतराल कितने मिलेंगे, 1 2 3। ठीक है जी, तो हमारे पास अंतराल कितने आ गए, यहाँ लिखेंगे -∞ से माइनस का 2, -2 से 3, और 3 से अनंत। ठीक है, अब एक एक करके चेक करना है। तो सबसे पहले देखो देखिए, सबसे पहले हमारे पास पहला जो अंतराल है
यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ अंतराल, यहाँ पर जो एफ डैश एक्स था वो लिखेंगे 12x माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, अब देखो कैसे किया जाता है। तो पहला वाला हमारे पास क्या है, पहला वाला अंतराल है माइनस इन्फिनिटी से माइनस के 2। ठीक है, तो इसके बीच का सबसे बड़ा मान लो, जैसे x मैंने यहाँ से याद रखने की ट्रिक बताया, x का मान मैंने माइनस का 10 ले लिया, तो 12 क्या है, धनात्मक है। जैसे ही x का मान माइनस का 10, माइनस 3, माइनस का 13 तो नेगेटिव, यहाँ से भी आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव गुणा पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, एफ डैश एक्स का मान क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, धनात्मक। धनात्मक के लिए क्या होता है, निरंतर वर्धमान। ठीक है, निरंतर वर्धमान हो गया। अब दूसरे अंतराल पर चेक करो, -2 से 3, तो -2 से 3 आप x का मान 2 रख लो, जैसे इसके बीच में सबसे बड़ा मान x का मान 2 रख लिया। तो देखिए यहाँ से ये क्या है, पॉजिटिव, यहाँ 2 रखो, 2 में से 3 घटाओगे माइनस, और 2 और 2 4, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ से आ जाएगा निरंतर ह्रासमान। ठीक है, अब अगला जो इंटरवल है वो है 3 से अनंत पॉजिटिव में। तो जैसे x का मान प्लस का 10 ले लो, तो देखो यहाँ से ऑलरेडी ये प्लस है, 10 में से 3 घटाओगे प्लस ही आएगा, 10 में 2 जोड़ोगे प्लस ही आएगा, तो सारे प्लस हैं तो प्लस ही आएगा, और प्लस होने पे क्या होता है, निरंतर वर्धमान। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था प्रश्न में, निरंतर वर्धमान किस में होगा, निरंतर वर्धमान होगा इस वाले इंटरवल में और इस वाले इंटरवल में, यानी कि इसमें और इसमें हमारा निरंतर वर्धमान है, ये आप अंत में लिख दोगे, और ह्रासमान बीच वाले में है। तो ये प्रश्न आपका आराम से बन गया, कोई डाउट नहीं होगी, है कि नहीं। अब आते हैं अगले प्रश्न में, 10वां प्रश्न इंटीग्रेशन का है, समाकलन ज्ञात कीजिए x के सापेक्ष। ठीक है जी, करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 10वां। प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। देखिए आई हमारे पास, मान हमेशा समाकलन में आई मान लो, आई क्या दे रखा है, साइन ब्रैकेट में है tan इनवर्स x, बट्टे में है 1 + x², और यहाँ पर है dx। शानदार क्वेश्चन है। अब जब भी साइन के एंगल में देखो tan इनवर्स x है, अगर आप tan इनवर्स x को मान लोगे, उसका अवकलन नीचे दिख रहा है, तो मैं मानूंगा, माना t बराबर tan इनवर्स x, यहाँ x है तो अवकलज कर देंगे x के सापेक्ष। इसका अवकलज क्या होता है, 1 बट्टे ये, तो dt क्या हो जाएगी, बट्टे के इधर के गुणा हो जाएगा, dx बट्टे 1 + x² की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, dt। अतः साइन इसकी जगह पे तो आपने t माना है, और dx बट्टे इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, dt। साइन t का समाकलन क्या होता है, माइनस के cos t, और क्योंकि लिमिट नहीं है तो c जोड़ देंगे, फिर t का मान रखेंगे, t का मान क्या, tan इनवर्स। ठीक है, जहाँ c हमारा क्या होता है, समाकलन नियतांक, ये लिखना मत भूलना, समाकलन नियतांक, ये आपको आपका इंटीग्रेशन आराम से मिल जाएगा। 7वें चैप्टर का प्रश्न है। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है ना, इस साल आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, नई एनसीईआरटी बुक में, तो इसको हम नहीं करेंगे। 12वें प्रश्न में आ जाओ, कह रहे हैं ये जो सदिश है और ये जो सदिश है, इसके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। हर साल निकालने के लिए आता है प्रश्न। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोण निकालना है। तो देखो कक्षा 11 में ही आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर ये 12वां दिया है। सो देखो भाई, आपको ए और बी दो सदिश दे रखे हैं। ये सदिश है आपका i - के 2j + के 3k,
मैं ना ऊपर ऐसे ऐसा नहीं लगाता हूँ, आप लगा लेना। और बी क्षितिज जो दे रखा है वो 3i माइनस के 2j प्लस का k। ठीक है, इनके बीच का सदिश निकालना है। सो देखो, सदिश के बीच का कोण निकालना है, थीटा निकालना है, तो आपको ये सूत्र पता होगा। ठीक है, cos थीटा बराबर क्या होता है, a डॉट बी बट्टे में क्या आ जाता है, मॉड ए मॉड बी। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है कोण निकालने के लिए। तो हम निकालते हैं, तो अलग अलग निकाल लेते हैं ना, फिर यहाँ पर मान रख देंगे। सबसे पहले निकालते हैं ए डॉट बी। देखिए ए डॉट बी, ए का मान क्या है, आई 2j प्लस 3k, डॉट बी हमारे पास है 3i माइनस का 2j प्लस k। तो डॉट का भी मैंने बताया भी था, आई का आई के साथ इसका गुणज 1, इसका गुणज 3, 3 कम 3 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 और 3 कम 3, तो 7 और 3 ये आ जाएगा 10 ए डॉट बी। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, मॉडुलस ए का गुणज क्या है 1 स्क्वायर, फिर जे का गुणज क्या है माइनस का 2 स्क्वायर, फिर के का गुणज क्या है 3 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 4 9 √14। फिर आप बी का निकालोगे, 3 फिर है माइनस का 2 फिर है के का गुणज 1, तो ये भी वही आ जाएगा 9 4 1 √14। ठीक है, सभी मानों को उठाकर रख देंगे यहाँ पर। अतः cos थीटा ए डॉट बी कितना है 10 और ये है √14 गुणा √14, √14 गुणा √14 √ हट जाएगा, 14 आ जाएगा, 2 5 10 2 7 14। थीटा निकालना है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 5/7। आंसर। ये ऐसे प्रश्न है जो हर साल आते हैं, हर साल आने वाले प्रश्न है। ठीक है, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। हमसे क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं, देखो इसमें भी अथवा करके 2 प्रश्न दे रखे हैं, तो आपको एग्जाम में वही प्रश्न करना है जो आसान हो। ठीक है, और जिसमें समय कम लगे, मेन मुद्दा वही है। दोनों ही आसान हो, लेकिन दोनों में अगर समय जिसमें कम लगे वही करना है। तो सेकंड वाला ज़्यादा आसान है, मतलब ज़्यादा समय कम लगेगा, आसान तो दोनों ही है। कह रहे हैं ये जो रेखा है और ये रेखा परस्पर लंब है, ये हमें दिखाना है। ठीक है जी, दिखाते हैं। सबसे पहले इधर आ जाओ, दिया है प्रश्न संख्या, ये आपका कौन सा है, 13वां नंबर है। ठीक है, जो 2 रेखा हमें दे रखी है, पहली वाली जो रेखा वो दे रखी है हमें x - 5 बट्टे में 7 y + 2 - 5 z - 1। ठीक है, और दूसरा में क्या दे रखा है, दूसरा में दे रखा है x बट्टे में 1 y बट्टे में 2 z बट्टे में 3, ये दे रखा है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो रेखा का समीकरण होता है ना, ठीक है, इस रूप में जो समीकरण वो होता है, इस रूप में x - x1 बट्टे l, L की जगह a भी लिख सकते हो, y - y, अरे यार y1 बट्टे b m लिख दो, और z - z1 बट्टे n। यहाँ l की जगह a b c भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। इस रूप में ये होता है। ठीक है, सो ये जो x है, ये जो y है, ये z, ये प्लस के होने चाहिए। क्या ये प्लस के हैं? बिल्कुल है। अगर नहीं होता तो हम बनाते हैं माइनस से गुणा करके ऊपर नीचे, ये भी प्लस के हैं। ठीक है, अतः a1 क्या है हमारे पास 7,
B1 क्या है -5 और C1 क्या है 1, A2 1, B2 हमारे पास 2 है और C2 हमारे पास 3 है। लंबवत के लिए कंडीशन क्या होती है? लंबवत के लिए कंडीशन होती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान 0 आना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन होती है। अब देखिए, चूंकि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ये हम हल करेंगे। A1 का मान 7, A2 का मान 1, देखेंगे 0 आता है कि नहीं। 7 1 कम 7, 5 दूनी 10, 3 1 कम 3, तो 10 - 10 यानी कि 0। देखो लेफ्ट हैंड लेके चले थे, राइट हैंड में मिल गया, आ गया 0। अतः यह लंबवत है। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। अब इसके अथवा वाला पार्ट भी कर देता हूँ, बहुत ही आसान है। कह रहे उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x y z अक्षों पर 2 3 4 अंताखंड काटता है। ठीक है जी, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखो अंताखंड का समीकरण क्या होता है? चूंकि अंताखंड का समीकरण जो रूप होता है वो आपका होता है x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1, ये होता है। और हमें प्रश्न में दिया क्या है? अंताखंड जो हमें दे रखे हैं, x एक्सिस के लिए a होता है, y एक्सिस के लिए b होता है और z एक्सिस के लिए c होता है। a हमें दे रखा है 2, b दे रखा है 3 और c दे रखा है 4। तो ये मान उठाकर यहाँ रख दो। ठीक है, यहाँ पर रख दो, तो यहाँ पे आ जाएगा x/2, y/3 और z/4 बराबर 1। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो या फिर थोड़ा लॉशअप लेके और हल कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न में। अभी तक हमने 2-2 नंबर वाले कर लिए हैं। ठीक है, अभी तक हमने 2-2 नंबर वाले कर लिए। अब आएगा सारे प्रश्न आपके 4-4 नंबर में। ठीक, जैसे 14वां क्वेश्चन है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। कह रहे सिद्ध कीजिए कि ये जो फलन है आर से आर में जा रहा है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। फलन हमें दे रखा है sin x और x आ रहा है, हर एक x आ रहा है r से। ये जो फलन है ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है, ये हमें शो करना है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, इसको हमें हल करना है। देखिए कैसे होगा, काफी शानदार क्वेश्चन है। इसको करते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले कैसे क्या लिखेंगे, दिया है फलन हमारा वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। ठीक है, और fx हमें दे रखा है sin x। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़ मना करनी होती है तो हमें बाय एग्जाम्पल मना करना होता है। ठीक है, बाय एग्जाम्पल मना करना होता है। सो मैं आपको दिखाता हूँ क्या करता हूँ। यदि देखो, यदि मैंने क्या किया, x1 0 ले लिया और x2 मैंने पाई ले लिया। दो अलग अलग इनपुट लिए हैं, दो अलग अलग इनपुट है, परंतु फंक्शन x1 यानी कि f0 का मान, x की जगह पर 0 को sin 0 का मान क्या होता है 0, और फंक्शन x2 यानी कि f पाई, ठीक है, sin पाई का मान भी क्या होता है 0। दो डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं, है ना। मैं आपको चित्र बना के दिखाऊं। जो मेरा ये फलन है ना भाई, ये सॉरी r से r में जा रहा है। ठीक है, यहां मैंने एक बार रखा 0 और एक बार रखा पाई x में।
तो F0 ने मुझे 0 दिया और F पाई ने भी मुझे 0 दिया। दो डिफरेंट इनपुट मेरे को सेम आउटपुट दे रहे हैं। जब ऐसा होता है तो फलन क्या होता है, क्या कि नहीं होता है। अतः फलन क्या कि नहीं है। और इस प्रश्न ने आंसर पहले ही बोल दिया है, हमें तो दिमाग भी नहीं लगाना पड़ रहा है, क्योंकि आंसर है मुझे बताइए क्या कि नहीं है। नहीं, अच्छा देखे, दिमाग लगाने का तो टेंशन ही खत्म। अगले वाले प्रश्न में ये बोला है आच्छादक नहीं है। आच्छादक कब नहीं होता है, जब रेंज, ठीक है, और कोडोमेन आपस में बराबर जब नहीं होते तो आच्छादक नहीं होता है। तो देखिए अब दिखाना है आच्छादक के लिए। मैं वही बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपने एनसीईआरटी मेरे वीडियोस ढंग से पढ़े होंगे ना तो ये क्वेश्चन में आपको कभी कोई डाउट दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है। आच्छादक क्या होता है, अब ये देखो आच्छादक कब नहीं होता है। देखो ये हमारा x होता है जनरली, ये हमारा इसे हम y कहते हैं, और y हमारे क्या है, साइन x है, ठीक है। fx को y कहा जाता है ना, यहाँ से जाता है, कुछ भी रखते हैं कुछ हमें मिलता है। इसके पास पूरा का पूरा r है और इसके पास भी पूरा का पूरा r है, ठीक है। और साइन x का मान देखो, साइन x का जो मान होता है ना वो -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। तो तुम यहाँ पर कुछ भी रखो, कुछ भी रखो, -1 और 1 के बीच में ही आएगा। बाकी मान कहाँ गए, बाकी सब तो छूट जाएंगे। जैसे ये 2 ही है, इनके बीच में आ रहा है, जैसे यहाँ पे 2 होगा, 3 होगा, √2 होगा, क्योंकि r है ना, r के पास तो सारे मान होते हैं। आच्छादक कब नहीं होता है, किसी भी एक का अगर छूट जाता है प्री इमेज तो वो आच्छादक नहीं होता है। तो यहाँ तो सबका छूट जा रहा है, इसका छूट जाएगा, सिर्फ किसका होगा, इसका होगा और इसके बीच का होगा। बाकी जितने भी मान हैं, ठीक है, जितने भी मान है इन सबका प्री इमेज यहाँ पर नहीं होगा। एक का अगर छूट जाता है तो आच्छादक नहीं होता है। यहाँ पे तो असंख्य मान है जिनका प्री इमेज नहीं मिलेगा इधर, वही चीज़ यहाँ पे लिखना है। आच्छादक के लिए fx को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, तो y बराबर हमारे पास है साइन x, ठीक है। तो x का मान क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि y आपका r से आ रहा है, r में y बिलोंग्स टू r है, कि सभी मानों के लिए x का मान संभव नहीं है, ठीक है। किसका इसका संभव है, इसका संभव नहीं, इसका संभव नहीं, इसका संभव नहीं, असंख्य मान जिसका मान x में संभव नहीं है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, अर्थात जो रेंज है वो बराबर नहीं है कोडोमेन के। इस अगर जब ये स्थिति होती है ना तब ये आच्छादक नहीं होता। ये चीज़ आप थोड़ा ऐड करके और लिख दो तो और अच्छा लगेगा। अतः यह आच्छादक नहीं है। चार नंबर में तो ये क्वेश्चन में आपका आराम से बन गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है जी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले प्रश्न में आ जाओ, 15वां नंबर। ये जो पाठ है ना अथवा में, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया तो इसे मैं नहीं कर रहा हूँ। 15वें नंबर पे आ जाओ। त्रिकोणमिति का प्रश्न है, tan इनवर्स इतना प्लस tan इनवर्स इतना प्लस tan इनवर्स इतना, इसका मान 0 है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, चलिए करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, देखो tan इनवर्स a माइनस बी बट्टे में 1 प्लस ए बी। हम यहाँ लिख लेते हैं बायां पक्ष लेने पर, ओके। फिर यहाँ है tan इनवर्स b माइनस सी 1 प्लस बी सी, और यहाँ है tan इनवर्स c
सी माइनस ए 1 प्लस सी ए, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से जानते हैं, आपने पढ़ा है, अगर आपने आप जानते हैं, चूंकि ये प्रश्न बहुत आसान है, इसको हल करके आपको जीरो लाना है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सूत्र क्या होता है? tan इनवर्स x माइनस वाई बट्टे में 1 प्लस एक्स वाई, ये होता है। और अगर आप प्रश्न में ध्यान से देखें, थोड़ा सा ध्यान से देखें, इतना हिस्सा आपको दे रखा है, तो मैं इसको तोड़ के लिख सकता हूँ, इसको भी तोड़ के लिख सकता हूँ और इसको भी तोड़ के लिख सकता हूँ, है कि नहीं, इस रूप में। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी tan इनवर्स ए माइनस का tan इनवर्स बी होगी। ये क्या हो जाएगी? tan इनवर्स बी माइनस tan इनवर्स सी। इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स सी tan इनवर्स ए। देखो, प्लस का ये माइनस का कटा, प्लस का माइनस का कटा, माइनस का प्लस का कटा, आ गया ज़ीरो। यही तो प्रूफ करना था, आराम से बन गया। ठीक है, तो बाकी जो प्रश्न है बच्चों, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिले, शेयर मिले, ताकि आपको फट से मैं इसका पार्ट 2 करा पाऊँ। ठीक है, 4 नंबर वाले हैं, देखो 6 नंबर वाले प्रश्न हैं, ढेर सारे प्रश्न अभी भी हैं। ये सारे प्रश्न आपको बाकी सेकंड पार्ट में देखने को मिलेंगे, और ऐसा ही पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस टाइप के लेवल के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, और ये सारे बोर्ड्स के ही क्वेश्चन हैं। अगर आप चाहते हो ऐसे वीडियो में डेली रेगुलर बेस पे लाता रहूँ, तो इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, नए NCERT बटन के आधार पर।